जो जानते हैं उन्हीं से सलाह लेने का नियम बनाएं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफल लोगों से मिलना आसान नहीं होता। यह बात गलत है। सच तो यह है कि इनसे मिलना मुश्किल नहीं होता। देखने में यह आता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सफल होगा वह उतना ही विनम्र होता है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि ऐसे लोग अपने काम और सफलता में सचमुच रुचि लेते हैं, इसलिए वे ये देखना चाहते हैं कि हर काम सफलतापूर्वक हो और जब वे रिटायर हों तो उनका उत्तराधिकारी इतना काबिल हो कि वह हर काम सफलतापूर्वक कर सकें। उन लोगों से मिलना मुश्किल होता है जो भविष्य में बड़ा बनने के सपने देखने वाले लोग होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने, जिसे 1 घंटे के $40 मिला करते थे, इस बात को स्पष्ट किया। मैं एक व्यस्त महिला हूँ, परंतु मेरे ऑफिस के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगा रहता। लोगों को सलाह देना मेरा मुख्य काम है। हम अपनी कंपनी के हर व्यक्ति को प्रशिक्षण देते हैं, परंतु अगर किसी को व्यक्तिगत परामर्श या सलाह की ज़रूरत हो तो उसे बस कहने भर की देर है। मैं अपने यहाँ आने वाले की हर समस्या सुनने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह समस्या कंपनी से संबंधित हो या व्यक्तिगत। वह व्यक्ति जो अपनी नौकरी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और काम करने के ज़्यादा अच्छे तरीके सीखना चाहते हैं, उसकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु उसका कहना था, मुझे ऐसे फालतू लोगों को सलाह देने में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है जो गंभीरता से सलाह नहीं ले रहे हों। जब आपके पास सवाल हो तो फर्स्ट क्लास बने। असफल व्यक्ति से सलाह लेना उसी तरह की बात है जैसे नीम हकीम से कैंसर का इलाज पूछना। आजकल कई एग्जीक्यूटिव किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी को नौकरी देते समय उसकी पत्नी का इंटरव्यू भी लेते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, मैं यह सुनिश्चित कर लेता हूँ कि हमारे संभावित सेल्समैन का परिवार उसे सहयोग करता हो। सेल्समैन की नौकरी में यात्रा करनी पड़ती है, काम के घंटे अनियमित होते हैं और भी इसी तरह की कई दिक्कतें होती हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा सहयोगी परिवार होना चाहिए जो सेल्समैन की राह में दिक्कतें खड़ी ना करे। आज लोग इस बात को समझ चुके हैं कि छुट्टी के दिन में जो होता है और शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक जो होता है, उससे किसी इंसान के काम पर फ़र्क पड़ता है। उससे इस बात पर फ़र्क पड़ता है कि वह इंसान सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक किस तरह काम करेगा। जिसकी नौकरी के बाहर की ज़िंदगी रचनात्मक है, वह उस व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा जिसकी घरेलू ज़िंदगी बोझिल और नीरस है। हम पारंपरिक तरीके से 2 साथी कर्मचारियों जॉन और मिल्टन को देखें कि वह अपना वीकेंड किस तरह गुजारते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। जॉन वीकेंड में अपनी मनोवैज्ञानिक खुराक इस तरह लेता है। आमतौर पर एक शाम वह अपने चुनिंदा दिलचस्प लोगों के साथ गुजारता है। दूसरी शाम को वे लोग घूमने जाते हैं, शायद कोई फिल्म देखते हैं, किसी सामुदायिक कार्यक्रम में जाते हैं या किसी दोस्त के घर जाते हैं। जॉन शनिवार की सुबह बॉय स्काउट वर्क में लगाता है। शनिवार की दोपहर को वह घर के छोटे मोटे काम निपटाता है। अक्सर वह किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करता है। अभी वह पिछवाड़े का आंगन बना रहा है। रविवार को जॉन अपने परिवार के साथ कुछ खास करता है। हाल ही में एक रविवार को वे लोग पहाड़ पर चढ़ने गए। दूसरे रविवार को वे संग्रहालय घूमने गए। कभी कभार वे आसपास देहात में पिकनिक मनाने चले जाते हैं, क्योंकि जॉन भविष्य में देहात में ज़मीन जायदाद खरीदना चाहता है। रविवार की शाम शांति से गुजरती है। जॉन आमतौर पर कोई पुस्तक पढ़ता है या फिर समाचार सुनता है। जॉन के वीकेंड व्यस्त और सुनियोजित रहते हैं। कई तरह की रोचक गतिविधियों के कारण बोरियत का सवाल ही नहीं उठता। जॉन को काफ़ी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिल जाती है। मिल्टन की मनोवैज्ञानिक खुराक जॉन की तुलना में कम संतुलित है। उसके वीकेंड की कोई योजना नहीं होती। मिल्टन आमतौर पर शुक्रवार की रात को थका हुआ होता है, परंतु वह अपनी पत्नी से औपचारिकता बख्श पूछ लेता है। कुछ करने का इरादा तो नहीं है, परंतु योजना वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिल्टन और उसकी पत्नी कभी कभार ही कहीं आते जाते हैं। मिल्टन शनिवार की सुबह देर तक सोता है और बाकी दिन किसी न किसी काम में उलझा रहता है। शनिवार की रात को मिल्टन और इसका परिवार सामान्यतः फिल्म देखने जाता है या टीवी देखता है, और करने के लिए है ही क्या।
मिल्टन रविवार की सुबह का ज़्यादातर हिस्सा बिस्तर में ही गुजारता है। रविवार की दोपहर वे लोग बिल और मैरी के यहाँ जाते हैं और फिर मैरी को बिल इनके यहाँ आ जाते हैं। बिल और मैरी ही ऐसे इकलौते दंपति है जिनके यहाँ मिल्टन और उसकी पत्नी नियमित रूप से आते जाते हैं। मिल्टन का पूरा वीकेंड बोरियत भरा होता है। रविवार की रात तक पूरे परिवार में तनाव सा छा जाता है। इनमें कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, परंतु घंटों का मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता रहता है। मिल्टन का पूरा वीकेंड बोरियत भरा होता है। बोझिल निराशाजनक होता है। मिल्टन को कोई मनोवैज्ञानिक ऊर्जा नहीं मिलती। अब इन घरेलू माहौलों का जॉन और मिल्टन पर क्या असर होगा? कुछ सप्ताह में तो शायद इसका असर हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर यही सिलसिला महीनों या सालों तक चलता रहा तो इसका असर साफ नज़र आएगा। जॉन के माहौल से इसे ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नए नए विचार मिलते हैं, उसकी सोच व्यापक होती है। वह उस एथलीट की तरह है जो विटामिन की गोलियां खा रहा है। अब इन घरेलू माहौलों का जॉन और मिल्टन पर क्या असर होता है? मिल्टन का माहौल ऐसा है जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भूखा रख रखा है। उसके सोचने का यंत्र खराब जो हो चुका है। वह उस एथलीट की तरह है जिसे कैंडी और बियर दी जा रही है। जॉन और मिल्टन आज एक ही स्तर पर हो सकते हैं, परंतु आगे आने वाले सालों में दोनों के बीच का फासला बढ़ जाएगा और जॉन मिल्टन की तुलना में काफ़ी आगे निकल जाएगा। मजाकिया लोग कहेंगे शायद इसलिए कि जॉन में मिल्टन से ज़्यादा दम है, परंतु बात यह नहीं है। बात यह है कि इन दोनों के दिमाग को इनके माहौल ने जो मनोवैज्ञानिक खुराक दी है उसका असर इनकी नौकरियों पर तो होना ही है। हर किसान जानता है कि अगर वह खेत में खाद डालेगा तो फसल ज़्यादा पैदा होगी। अगर हम बेहतर परिणाम चाहते हैं तो हमारी सोच को भी अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होती है। मेरी पत्नी और मैं पिछले एक डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक की पार्टी में गए। मेरी पत्नी और मैं उससे बात करने के लिए थोड़ा रुक गए। जबकि बाकी लोग वहाँ से चल दिए। मैंने स्टोर के मालिक से पूछा, शाम से ही मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि आपने हम लोगों को इस पार्टी में क्यों बुलाया। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ पर आपके प्रोफेशन से संबंधित लोग तो होंगे ही, परंतु आपके अतिथि तो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित थे। कोई लेखक था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अकाउंटेंट तो कोई टीचर। वह मुस्कुराया। हम अक्सर अपने प्रोफेशन के लोगों को पार्टी देते हैं, परंतु हेलन और मैं यह पसंद करते हैं कि हम ऐसे लोगों से भी मिलें जिनका प्रोफेशन अलग हो। मुझे लगता है कि अगर हम केवल अपने ही व्यवसाय के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो हमारी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। इसके अलावा उसने आगे कहा, मेरा बिजनेस लोगों से जुड़ा बिजनेस है। हर दिन हर प्रोफेशन के हज़ारों लोग मेरे स्टोर में सामान खरीदते हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं जितना ज़्यादा जानूँगा, उनके विचार, उनकी रुचियाँ, उनका दृष्टिकोण, मुझे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैं उसी की तरह सेवा और सामान दे पाऊँगा जो वे चाहते हैं। कुछ नियमों का पालन करके आप भी अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। नंबर 1, नए समूहों में आ जाएं। अपनी सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह में सीमित रखने से बोरियत और असंतुष्टि होगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए लोगों को समझना ज़रूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनका अध्ययन करें। केवल एक समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का विचार उसी तरह का है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर गणितज्ञ बनने का विचार। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों में शामिल हों, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलने से आपके जीवन का आनंद बढ़ जाता है और आपकी सोच व्यापक होती है। यह आपके दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। नंबर 2, ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपसे अलग हों। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है।
जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलुओं को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिकन हैं तो आपके कुछ दोस्त डेमोक्रेट होने चाहिए, और अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिकन होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मिलें, अपने विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की चाह हो। नंबर 3, ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी महत्वहीन बातों से ऊपर उठ सकते हों। जो लोग आपके विचारों या आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान या सजावट में रुचि लेते हैं, वे छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुनें जो सकारात्मक चीज़ों में रुचि रखते हों। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हों। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी योजनाओं और आदर्शों में उत्साह भर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे एक घटिया चिंतक में बदल जाएंगे। हमारे देश में जहर का बहुत ध्यान रखा जाता है, शारीरिक जहर का। हम रेस्तरां फूड पॉइजनिंग के बारे में सतर्क रहता है। अगर किसी रेस्तरां में ऐसे 1-2 मामले हो जाएं तो फिर ग्राहक वहां जाना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों कानून हैं जिसमें जनता को सैकड़ों तरह के शारीरिक जहर से सुरक्षा दी जाती है। हमें जहर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हम शारीरिक जहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। परंतु एक और तरह का जहर होता है जो शायद शारीरिक जहर से थोड़ा ज़्यादा हानिकारक होता है, विचारों का जहर, जिसे गपशप कहा जाता है। विचारों के जहर और शारीरिक जहर में 2 अंतर होते हैं। वैचारिक जहर दिमाग को प्रभावित करता है, शरीर को नहीं, और इसके अलावा ये ज़्यादा सूक्ष्म होता है। जिस व्यक्ति को वैचारिक जहर दिया जा रहा है, आमतौर पर उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। वैचारिक जहर सूक्ष्म होता है, परंतु इससे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। यह हमारी सोच का आकार घटाता है, क्योंकि हम अपनी सोच को छोटी महत्वहीन बातों पर केंद्रित करने लगते हैं। यह लोगों के बारे में हमारी सोच को उथला और घटिया कर देता है, क्योंकि इससे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और यह हमें अपराध बोध भी पैदा कर देता है, जो तब साफ दिखाई दे जाता है जब हम उस व्यक्ति के सामने आते हैं जिसके बारे में गपशप की जा रही थी। वैचारिक जहर में सही सोच 0% होती है और 100% गलत सोच होती है। और यह बात सही नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही गपशप में मजा लेती हैं। हर दिन बहुत सारे पुरुष गपशप करते नज़र आते हैं और वैचारिक जहर के माहौल में रहते नज़र आते हैं। हर दिन हजारों गप्पे होती हैं जिनका विषय होता है बॉस की वैवाहिक या आर्थिक कठिनाइयाँ, बिल की, बिजनेस में आगे निकलने की जोड़ तोड़, जान के ट्रांसफ़र की संभावना, जान के प्रमोशन दिए जाने के छुपे हुए कारण, और उन्होंने उस नए व्यक्ति को क्यों रखा। गपशप इस तरह से चलती है। मैंने सुना है, नहीं क्यों, इससे मुझे हैरानी हुई, इसके साथ तो यह होना ही था, किसी को बताना नहीं, यह गोपनीय है। बातचीत हमारे मनोवैज्ञानिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ चर्चाएं स्वस्थ होती हैं, इनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप वसंत की कुनकुनी धूप में टहल रहे हों। कुछ चर्चाओं से आपको विजेता होने का एहसास होता है, परंतु कई बार चर्चा इस तरह की होती है जैसे आप किसी जहरीले रेडियोएक्टिव बादल से गुजर रहे हों। इससे आपको बीमारी का एहसास होने लगता है, इससे आप हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। गपशप लोगों के बारे में नकारात्मक चर्चाएं हैं और वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति यह समझता है कि उसे इसमें मज़ा आ रहा है। वह लोगों के बारे में नकारात्मक बातें सोच सोचकर एक किस्म का जहरीला आनंद लेता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि ऐसा करने में वह सफल लोगों की नज़रों में लगातार छोटा होता जा रहा है और उनका इस पर भरोसा कम होता जा रहा है। एक बार जब मैं और मेरे दोस्त बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसी तरह का वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति हमारी चर्चा में शामिल हो गया।
जैसे ही मिस्टर किलजॉय को हमारी चर्चा का विषय मालूम चला, उन्होंने फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन के कुछ प्रसंग हमें नकारात्मक रूप से सुनाए। शायद यह सच हो कि फ्रैंकलिन का व्यक्तिगत जीवन पाक साफ नहीं रहा हो, परंतु मुद्दे की बात यह थी कि हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन पर बात नहीं कर रहे थे, और मुझे खुशी हुई कि हम लोग अपने किसी परिचित व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। लोगों के बारे में बोलें हाँ, परंतु सकारात्मक पहलू से। एक बात अच्छे से समझ लें, हर तरह की चर्चा गपशप नहीं होती। कई बार इधर उधर की चर्चा, हंसी मजाक, हल्का फुल्का मनोरंजन जरूरी होता है। उससे दिमाग तरोताज़ा होता है, परंतु शर्त यह है कि यह रचनात्मक होना चाहिए। आप इस टेस्ट से ये जान सकते हैं कि आप कितना गपियाते हैं या गप में आपकी कितनी रुचि है। नंबर 1, क्या मैं दूसरों के बारे में अफवाह फैलाता हूँ? नंबर 2, क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहता हूँ? नंबर 3, क्या मुझे स्कैंडल सुनना अच्छा लगता है? नंबर 4, क्या मैं केवल तथ्यों के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन करता हूँ? नंबर 5, क्या मैं दूसरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि वे मुझे अफवाहें सुनाएं? नंबर 6, क्या मैं अपनी चर्चा को इस बात से शुरू करता हूँ, देखना किसी से कहना नहीं? नंबर 7, क्या मैं गोपनीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखता हूँ? नंबर 8, क्या मैं दूसरों के बारे में बोलते समय अपराध बोध से ग्रस्त रहता हूँ? सही जवाब क्या है, यह जानने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में 1 मिनट सोचें। कुल्हाड़ी उठाकर अपने पड़ोसी का फर्नीचर तोड़ देने से आपका फर्नीचर बेहतर नहीं दिखने लगता। इसी तरह दूसरे व्यक्तियों पर शब्दों की कुल्हाड़ी या हथगोले चलाने से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते। हमेशा फर्स्ट क्लास बने रहें अपने हर काम में। इस नियम का पालन करें, सामान या सेवाएं खरीदने में भी। एक बार फर्स्ट क्लास सोच की सफलता साबित करने के लिए मैंने एक ट्रेनी समूह से पूछा कि वे मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं सुनाएं जब उन्होंने चवन्नी बचाकर अठन्नी का नुकसान कर लिया हो। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैंने फुटपाथ से एक सस्ता सा सूट खरीद लिया। मैंने सोचा कि यह बढ़िया सौदा था, परंतु सूट खराब निकला। मेरी कार में रिपेयरिंग होनी थी। मैं इसे एक सस्ते से गैरेज में ले गया जो ऑथराइज्ड डीलर से $25 कम में रिपेयरिंग करने के लिए तैयार हो गया, परंतु मेरी कार जल्दी ही फिर से ख़राब हो गई। अब वह गैरेज वाला ये मानने को तैयार नहीं है कि गलती उसकी है। महीनों तक मैंने पैसे बचाने के लिए घटिया होटल में खाना खाया। साफ़ सुथरी नहीं थी, खाना भी अच्छा नहीं था, और सर्विस कहना ही मूर्खता होगा। ग्राहक भी थर्ड क्लास आते थे। एक दिन मेरा एक दोस्त जबरदस्ती मुझे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया। उसने लंच का ऑर्डर दिया और मैंने भी। मुझे जो मिला इससे मैं हैरान हो गया। बढ़िया खाना, बढ़िया सर्विस, बढ़िया माहौल, और पैसे भी थोड़े से ही ज़्यादा लगे। इस घटना से मैंने एक बड़ा सबक सीखा। ऐसे और भी कई प्रसंग सुनाए गए। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने बार्गेन अकाउंट का उपयोग किया था, जिसके कारण वह टैक्स के झंझट में फंस गया था। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वह एक सस्ते डॉक्टर के पास चला गया था, जिसने उसे गलत बीमारी बता दी थी। कई और लोगों ने बताया कि किस तरह सस्ते के चक्कर में घर की सस्ती मरम्मत, सस्ते होटल और बाकी सस्ते सामान में इन्होंने चोट खाई थी। मैंने कई बार लोगों को यह कहते सुना है, परंतु मैं फर्स्ट क्लास सामान कैसे खरीद सकता हूँ? इसका सीधा जवाब है, आप इसके अलावा कोई दूसरा सामान किस तरह खरीद सकते हैं? लंबे समय में अच्छा माल खरीदना हमेशा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ढेर सारी घटिया चीज़ें होने से यह बेहतर है कि आपके पास कम चीज़ें हों पर अच्छी हों। 3 जोड़ी घटिया जूते होने से 1 जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर है। लोग क्वालिटी के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे आप चेतन में ऐसा करते हों। क्वालिटी का ध्यान रखें, इससे फ़ायदा होता है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। ज़्यादातर समय फर्स्ट क्लास बनने में सेकंड क्लास की तुलना में कम पैसा लगता है। सफलता का माहौल कैसे तैयार करें? नंबर 1, माहौल के प्रति सचेत बने रहें। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, इसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। नंबर 2, अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं।
दमनकारी शक्तियों, नकारात्मक लोगों, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त ना करने दें। छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आए। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे ना बढ़ पाए, उन्हें खुश होने का मौका ना दें। सफल लोगों से सलाह लें, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। फोकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम न लें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि असफल लोग ही फोकटिया सलाहकार होते हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें, नई समूह में आए जाएं, करने के लिए नए और प्रेरक काम खोजें। अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें, गपशप से, परनिंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, परंतु सकारात्मक पहलू से। हमारे साथ लगातार बने रहें, हौसला रहें। आप दूसरे के लिए किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा पार्ट 8A देखें। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।